प्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरी तरफ से इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सुरक्षित, सेफ और परिवार के साथ खुश रहने की दुआएं देता हूं। अब हम सीधे बिंदु पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो महाराणा प्रताप का जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे इस बिंदु के अंतर्गत, जो बड़ी लगन के साथ हम आपको पढ़ाएंगे और इसे बड़े ध्यान से आप देखिएगा। देखो, कल वाले बिंदु में हमने एक चीज आपको पढ़ाई थी कि महाराणा प्रताप के पास अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। जून 1572 ईस्वी के अंतर्गत जो भेजा था जलाल खा कोची को, नवंबर 1572 ईस्वी में, जून 1573 में मानसिंह को भेजा, सितंबर में भगवान दास को, दिसंबर में टोडरमल को भेजा। उन्हें पता चल गया कि भाई अब दोनों के बीच सामंजस्य होना संभव नहीं है, इसलिए युद्ध होना स्वाभाविक था। और अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम इतिहास में क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी के साथ एक शब्द और जुड़ता, रक्त तलाई, और रक्त तलाई किसे कहते हैं? बनास नदी के किनारे, इसके किनारे, बनास नदी के किनारे तंग जो घाटी है, जो रास्ता है, उस तंग घाटी को हल्दी घाटी कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 2 तिथि आती है। एक तिथि जो आती है हल्दी घाटी के युद्ध में, वो तिथि आती है 21 जून 1536, और ये तिथि कौन देते हैं? गोपीनाथ शर्मा नामक विद्वान देते हैं राजस्थान के इतिहास में। और बाकी जितने भी विद्वान हैं वो इसे 18 जून 1576 को होना मानते हैं। बाकी अन्य इतिहासकार इसकी तिथि ये मानते हैं। दूसरी बात देखिए, इस हल्दी घाटी के युद्ध को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, तो देखिए उसकी डिटेल आपसे क्या करनी है। हल्दी घाटी के युद्ध को इतिहास में किन किन नामों से जाना गया था, और वो देखिए। पहला, इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? खमनोर का युद्ध कहते हैं। और खमनोर का युद्ध इसे कहा किसने? अबुल फजल ने कहा है। किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल का संबंध कहां से था? वैसे जन्म अगर इसका पूछा जाए तो आपको आगरा लिखना है, और इसका संबंध अगर आपको पूछा जाए तो संबंध में आपको क्या लिखना है? नागौर लिखना है। और इस अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था आईने अकबरी नामक पुस्तक थी, और उस आईने अकबरी नामक पुस्तक में अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। दूसरा युद्ध था, वो कहा था गोगुंदा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? गोगुंदा का युद्ध था। और गोगुंदा का युद्ध कहा था, इसे किसने कहा? बदायूनी ने। और बदायूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मुंत ख्वाब उल तवारीख। कौन सी पुस्तक है? मुंत ख्वाब उल तवारीख। इस मुंत ख्वाब उल तवारीख नामक पुस्तक में इस युद्ध का सजीव वर्णन हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण हुआ है। कौन सा चित्रण हुआ? सजीव चित्र। दोस्तों, ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। 21 जून वाली बात कई बार पूछी जा चुकी है। खमनोर का युद्ध कहा अबुल फजल ने, कौन सी पुस्तक में कहा? आईने अकबरी में कहा था। कई बार ये पूछा जाता है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो मनोतनेंसी को कहा है जयपुर के इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने। और इनका संबंध पूछे तो, वैसे जन्म पूछ ले तो आगरा लिखना, और अगर संबंध पूछ ले तो नागौर लिखना। नागौर का नाम पुराना था छत्रपुर। आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी ने, और 1506 में पहली बार दिल्ली सल्तनत को आगरा की राजधानी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा बना था। इसका सजीव चित्रण किया है वो हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण आंखों देखा हाथ इसी पुस्तक में किया है। और इस बदायूनी ने, यानी गोगुंदा का जो युद्ध है, वो इसके नाम से इसको संबोधित किया।
तीसरे नंबर पर इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। मेवाड़ की से क्या कहा जाता है? थर्मोपोली कहा जाता है। थर्मोपोली किसने कहा? भाई कर्नल टोड ने। और कर्नल टोड का संबंध कहाँ से था? स्कॉटलैंड से। कहाँ से था? स्कॉटलैंड से इसका संबंध था। और कर्नल टोड है, उसे क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा, क्योंकि इन्होंने घोड़े पर बैठकर पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था। इन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। और एनल्स में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? कर्नल टोड ने किया था। उसे इतिहास में मेवाड़ की से क्या कहा? थर्मोपोली कहा। मैं मित्रों एक चीज यहाँ पर आपसे फिर क्लियर करना चाहूंगा कि ये थर्मोपोली क्या है, इसकी डिटेल देखिए। देखो, एक सबसे बड़ी बात आती है थर्मोपोली या थर्मोपल्ली भी इसको कह सकते हैं। ये पल्ली शब्द भी आ सकता है, थर्मोपल्ली या थर्मोपल्ली। क्या है कि थर्मापोली नामक स्थान कहाँ पर है? यूनान में। और यूनान में फारस के मध्य युद्ध हुआ। फारस के मध्य युद्ध हुआ। और फारस के मध्य युद्ध कब हुआ? 480 ईसा पूर्व में हुआ। 480 ईसा पूर्व में यूनान व फारस के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध को इतिहास में मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ था? यूनान हार गया था। और इसमें कौन जीत गया? फारस जीत गया था। कौन जीत गया था? फारस इसके अंतर्गत जीत गया और यूनान इसमें हार गया। फारस का सेनापति जो इस समय था, सेनापति एपियाड्स, ये यहाँ का सेनापति था फारस का। यूनान का सेनापति था लियोनार्ड। यूनान का सेनापति कौन था? लियोनार्ड। तो लियोनार्ड या लियोनार्डिस भी इसको कहते हैं। इसको इतिहास में ये नाम भी दिया हुआ, मतलब लियोनार्डिस ये भी कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है इस युद्ध में चाहे यूनान हार गया, लेकिन लियोनार्डिस जैसे महान योद्धा की वीरता के प्रसंग इसमें देखे गए और उसकी वीरता के बखान किए जाते हैं। जेम्स कर्नल टोड ने कहा कि मेवाड़ की कोई युद्ध भूमि ऐसी नहीं है जो थर्मोपोली से कम हो। मेवाड़ की हर जगह, हर गांव थर्मोपोली है। और मेवाड़ के हर राजपूत में लियोनार्ड जैसे क्या है? गुण। दूसरा युद्ध जो मैराथन के बारे में करेंगे उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो इस कारण इसे मेवाड़ की थर्मोपोली और महाराणा प्रताप जैसे राजपूत योद्धाओं की तुलना उससे की जाती है। ये कहा जाता है कि हल्दी घाटी के राजस्थानी स्रोत कौन है? राजस्थानी साहित्य स्रोत कौन से हैं जिसमें हल्दी घाटी का वर्णन है? तो राजस्थानी साहित्य में अमर काव्य वंशावली। कौन सा? अमर काव्य वंशावली। और एक है राज प्रशस्ति। ये राज प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक प्रशस्ति है। 25 काले रंग की शिलाओं पर लिखी गई है। प्रत्येक शिला की साइज 3 गुणा 2.5 है। और इस राज प्रशस्ति में हल्दी घाटी का विशुद्ध विवरण लिखा गया है। और रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है, उस रणछोड़ भट्ट तेलंग है। लेकिन ये जो प्रशस्ति है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये इसकी भाषा जो है वो क्या है? संस्कृत। इसकी जो शैली है वो कौन सी है? चंपू शैली है। कौन सी? चंपू शैली कौन सी होती है? गद्य व पद्य की शैली। कौन सी शैली है? गद्य व पद्य की शैली होती है। उसको आप क्या कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया? इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो इस युद्ध का नेतृत्व 2 आदमियों ने किया। यानी सबसे पहले इसका प्रमुख सेनापति था मानसिंह। मानसिंह सेनापति। आसफ खां कमांडर था। तो कमांडर था मानसिंह, सेनापति था। आसफ खां इसका कमांडर था। अकबर की सेना था। लेकिन जब मानसिंह को सेनापति बनवाया, ध्यान से सुनना मेरी बात, बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती इतनी डिटेल, कि मानसिंह जो है, इस मानसिंह को जब सेनापति बनाया तो बदायूनी थे, उसे नकवी ने कहा, बदायूनी से नकवी ने कहा कि भैया आप युद्ध में नहीं चलोगे। बदायूनी ने नकवी से कहा कि आप युद्ध में नहीं चलोगे।
तो उसने कहा कि इस युद्ध का नेतृत्व एक मुस्लिम करता तो मैं चलता भी और वीरगति को भी प्राप्त हो जाता, लेकिन इसका नेतृत्व एक हिंदू कर रहा है, इसलिए बदायूनी जी आप जाइए, नकवी नहीं जाएगा। ये बात इसके अंतर्गत कही गई। दूसरी तरफ प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो प्रताप की सेना का जो सेनापति था वो सेनापति बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के थे, जिसका नाम था झाला बीदा थे, झाला मानसिंह थे। झाला मानसिंह के अलावा हाकिम शाह सूरी थे जो एकमात्र मुस्लिम थे। हाकिम खान सूरी जो राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है, तो हाकिम शाह सूरी राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार है मेवाड़ फेडरेशन की ओर से। झाला मानसिंह भी इनके सहयोगी थे। सलुम्बर के नारायण दास भी इनके सहयोगी थे। राम सिंह तोमर जो इसके भांजे थे, अखेरा सोनगरा जो इसके नाना जी थे वो भी यहाँ पर शामिल थे, और यानी राम शाह तंवर जो इनके ससुर थे वो इनके संपूर्ण क्या थे, सेना के प्रमुख किरदार थे। लेकिन मुख्य सेनापति झाला विद्या था, और यानी दूसरे जो सेनापति थे वो कौन थे? हाकिम शाह सूरी थे, और तीसरे नंबर पर झाला मानसिंह थे, वो प्रमुख थे। लेकिन सलुम्बर के नारायण दास, ग्वालियर के राम सिंह तोमर, ग्वालियर के मानसिंह तोमर, सलुम्बर के नारायण दास, उसके अलावा पाली अखेराज सोनगरा नाना जी, राम सिंह जो तोमर थे जो ग्वालियर के थे, उसी तरीके से राम सिंह पवार जो इसके ससुर थे, और जो आपके कृष्णदास चुड़ावत सलुम्बर से थे। ये कई व्यक्तियों ने इनका पूरा सहयोग किया था इसके अंतर्गत हल्दी घाटी के युद्ध में। तो दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस थर्मोपोली में हल्दी घाटी के युद्ध में हाथी और घोड़ों पर युद्ध लगा गया। तो प्रताप के पास कौन से हाथी थे? प्रताप के हाथी राम प्रसाद, लूणा, गजराज, सोनू, और जो अकबर के हाथी थे, अकबर के हाथी में हवाई, मर्दाना, ये जो हाथी किसके थे? ये अकबर के थे। मर्दाना पर कौन युद्ध का संचालन कर रहा था? मानसिंह। और हवाई किसका था? अकबर का व्यक्तिगत हाथी था, व्यक्तिगत हाथी था। और ये जो चार थे ये महाराणा प्रताप की सेना में थे। राम प्रसाद हाथी बहुत ही प्रसिद्ध था, और राम प्रसाद हाथी को कौन ले गया युद्ध के बाद? अकबर ले गया। कौन ले गया? युद्ध के बाद अकबर ले गया। और अकबर जब ले गया था इसको, तो उसने इसका नाम रख दिया था रामपीर, यानी इसका नाम जो मुस्लिम शब्दावली के ऊपर रख दिया था वो रामपीर रख दिया था। प्रताप के पास एक घोड़ा था, और घोड़ा जो था उसका नाम क्या था? चेतक। वैसे घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो घोड़े जो प्रसिद्ध है वो काठियावाड़ के प्रसिद्ध है। काठियावाड़ के प्रसिद्ध है। घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? काठियावाड़ के। और घोड़ी प्रजनन केंद्र कहाँ है? घोड़ी प्रजनन केंद्र आलमजी का धोरा बाड़मेर, जिसको आप घोड़ी मन्ना क्षेत्र कह सकते हैं। और राष्ट्रीय घोड़ी प्रजनन केंद्र है, राष्ट्रीय घोड़ी प्रजनन केंद्र है वो हिसार के अंतर्गत स्थापित है। और राजस्थान में जो चेतक नाम के घोड़े हैं, इनके नए प्रोजेक्ट के लिए बीकानेर क्षेत्र में इसका अश्व प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है। वो किसका चल रहा है? चेतक का चल रहा है। तो अश्व प्रशिक्षण संस्थान के रूप से भी चल रहा है। एक बात देखिए, घोड़ों से विशेष लगाव था प्रताप को, जिसे नीले घोड़े का अस्वार करते हैं। नीले घोड़े का अस्वार करते हैं। आप एक बात देखिए ध्यान से कि जब भी महाराणा प्रताप की आप अस्वारूढ़ घोड़ा देखते हो, नीला होता है सलेटी कलर का, तो इस तरीके से कहा जाता है। नीले घोड़े का उसको अस्वार भी कहा जाता है, और उसके पास चेतक घोड़ा था। अब प्रताप के पास तो है चेतक घोड़ा, और मर्दाना हाथी किसके पास है? मानसिंह के पास। इस घोड़े ने मर्दाना हाथी की गर्दन के ऊपर अपने आगे के जो पैर थे वो रख दिए थे, और मानसिंह ने इस हाथी का एक पैर काट दिया था। महाराणा प्रताप की जो विषम परिस्थितियां वहां पर संचालित हो गई थी, और इस विषम परिस्थितियों के चलते यानी उन्होंने क्या किया था कि युद्ध भूमि में
अपना मुकुट मानसिंह पिता को दे दिया था। तो उसकी डिटेल भी हम ध्यान से देखेंगे, वो इसे कैसे देखना वो देखिए। अपना मुकुट किसको दे दिया? विदा, जो झाला विदा है उसको दिया। किसको? झाला विदा को दिया, विदा को दिया। युद्ध से प्रस्थान किया किसने? युद्ध से प्रस्थान किया किसने? प्रताप ने किया। किसने किया? प्रताप ने। प्रताप का पीछा किसने किया? प्रताप का पीछा किया। प्रताप का पीछा किया। तो प्रताप का पीछा किसने किया? मुगल सैनिकों ने। किसने? मुगल सैनिकों ने किया था। किसने किया? सैनिकों ने किया। लेकिन यहाँ नोटेड बिंदु यह है कि ऐसे एक राजस्थानी कहावत है कि भाई और पानी 100 वर्ष बाद में स्नेह में आ सकते हैं। तो नोटेड बिंदु ये था प्रताप सिंह की इन सैनिकों से भाई शक्ति सिंह, इसने भाई भाई शक्ति सिंह ने रक्षा की तथा अपना घोड़ा दिया था। ये शक्ति सिंह कौन था? जब महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किया जा रहा था तो ये छज्जाबाई या छज्जूबाई का पुत्र था जो अकबर की शरण में चला गया था। उसने स्वयं उन दोनों मुगल सेनापति जो इनका पीछा कर रहे थे उनको मारा और फिर यानी अपना घोड़ा उनको दे दिया था। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो अकबर की कीर्ति पर एक प्रभावी कलंक थे। कैसे थे? हल्दी घाटी के युद्ध में मिंतर खां ने अफवाह फैला दी थी, क्योंकि महाराणा प्रताप अगर उस युद्ध भूमि को नहीं छोड़ता, लेकिन युद्ध भूमि को क्यों छोड़ा? मिंतर खां ने यह अफवाह फैला दी थी कि महाराणा प्रताप वो एक नई सेना, अकबर एक नई सेना लेकर आ गए हैं। तो इस अफवाह से मारवाड़ी सेना का जो अनुपात था वो 5:3 था। 3 थे वो मेवाड़ के थे और 5 थे वो अकबर के थे। और आ गए तो इससे महाराणा प्रताप की सेना का मनोबल टूट गया। दूसरी बात, इस सेना में आसफ खान ने इसे जिहाद का नाम दिया। इसे जिहाद का नाम दिया। एक बात ये बड़ी गजब की है कि हल्दी घाटी के युद्ध को जिहाद का नाम देने वाले मुगल कमांडर कौन थे? तो आसफ खान। एक बात और गजब देखिए, आसफ खान से बदायूनी ने पूछा, जिसने सजीव वर्णन लिखा है। किसने? मुंतखबाबुल तवारीख पुस्तक में। मुंतखबाबुल तवारीख पुस्तक में किसने लिखा है? बदायूनी ने। उस बदायूनी ने आसफ खान से पूछा कि हमारी सेना में राजपूत हमारे पक्ष में भी है और प्रताप के पक्ष में भी है, पता नहीं चल रहा कौन सा राजपूत किस दिशा से लड़ रहा है। तो आसफ खान ने कहा, आप जितने आप जितने राजपूत मार सकते हो मारो, चाहे किसी साइड का हो, क्योंकि राजपूत अगर मरेगा तो उसमें फायदा इस्लाम का होगा, अकबर का होगा। ये बात किसने कही? आसफ खान ने कही कि आप किसी भी साइड का जो राजपूत है उसको मारो, अगर आप उसे मारोगे तो उसमें फायदा इस्लाम और अकबर का होगा, चाहे वो किसी भी साइड में हो। ये भी एक अकबर की कीर्ति पर एक कलंक माना जाता है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर हल्दी घाटी के इस युद्ध में महाराणा प्रताप जो है वो प्रस्थान कर गए थे। कहाँ प्रस्थान कर गए? गोगुंदा की पहाड़ियों में। अब गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में चले गए। आपके साथ एक बात बहुत बड़ी है, आपने जब छोटी क्लासों में थे, आप 6ठी 7ठी या 8ठी में थे, तो आपने कहा था एक बिलाव था, वो महाराणा प्रताप की घास की बनाई हुई रोटी ले गया था। तो ये घास की रोटी कहाँ ले गया, किस तरीके से ले गया? मैं आपको एक चीज बताऊं कि गोगुंदा में पहाड़ियों में जब वो चला गया तो कहने का मतलब यह 1576 टू 1585 यहाँ तक अकबर ने निर्वासित जीवन जिया था। कौन सा जीवन था? निर्वासित जीवन जिया था। निर्वासित रहा था कौन? महाराणा प्रताप 1576 से 1585। अब इसके बीच में क्या हुआ वो देखिए। यानी आवारगढ़ नामक एक गांव था, आवारगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बताया, जिसका नाम उल्लेखित नहीं होता। आपको यह पूछा जाता है महाराणा प्रताप जब संकट काल में थे तो संकट काल में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी, व्यक्तिगत राजधानी किसको बनाया? तो आवारगढ़ को बनाया था। फिर दूसरा बात एक देखिए, ऐसी कौन सी जगह थी जहां महाराणा प्रताप के बेटे उदय अमर सिंह के पास घास की रोटी थी, वो भी एक बिलाव ले गया था? तो राजा गांव था। राजा गांव में घास की रोटी बिलाव ले गया था। घास की रोटी
बिलाव ले गया था, वो बिलाव ले गया। ये बात आपकी राजा गांव में अंतर्गत हुई थी। महाराणा प्रताप ने निर्वासित रहा। उस समय वो कौन से गांव में रहा था? संकट के समय कहाँ शरण पाई थी? तो संकट के समय उसने धोलिया गांव में रहा। कहाँ पर रहा? धोलिया गांव के अंतर्गत रहा। महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार किसको बनाया? तो शस्त्रागार जो बनाया था, वो शस्त्रागार बनाया था मोरिया या मारिया गांव, मारिया गुफा जो थी, वो मारिया गुफा थी। उस मारिया गुफा को अपना शस्त्रागार बनाया था। लेकिन अगर आधुनिक समय में महाराणा प्रताप का पाला उसके लिए एक संग्रहालय स्थापित किया गया, तो उदयपुर के अंतर्गत महाराणा प्रताप संग्रहालय और महाराणा प्रताप संग्रहालय स्थापित किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना जो की हुई थी वो प्रेरणा सिरमाली थे, जिसको कृष्ण मोहन सिरमाली थे। प्रेरणा कृष्ण मोहन सिरमाली थी। ये कृष्ण मोहन सिरमाली ने महाराणा प्रताप को संग्रहालय कहा। महाराणा प्रताप के युद्ध के बारे में केएल श्रीवास्तव नामक व्यक्ति थे। ये आशीर्वाद श्रीवास्तव ने इस युद्ध को बाघ का युद्ध या बादशाह का युद्ध कहा है। बादशाह का युद्ध या बाघ का युद्ध कहा है। बादशाह का मेला कहाँ लगता है भाई? ब्यावर में लगता है। और ब्यावर में कब लगता है? जब दुलंडी होती है, उस दुलंडी पर लगता है। कब लगता है? दुलंडी पर लगता है। और यहाँ पर दुलंडी में पीपल नृत्य करता है। वो पीपल नृत्य है, वो कौन से नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? भैरव नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये नृत्य, पीपल नृत्य वहां पर किया जाता है दुलंडी को ब्यावर पर। और बादशाह युद्ध या बादशाह युद्ध के नाम से आशीर्वाद श्रीवास्तव इसको कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निर्वासित जीवन जिया। तो अकबर ने उसके विरुद्ध 7 अभियान किए। अकबर ने कितने अभियान किए? अकबर ने 7 अभियान किए। कितने अभियान किए? 7 अभियान किए। अब मैं सातों एक एक लिख रहा हूं, उसे देखिए। 1576 में मानसी, ये उसका अभियान था जिसको आप हल्दी घाटी कहते हो। 1576 में उसी समय दूसरी बार गया कौन? अकबर गया। 1577 यहां से आपको चलना पड़ेगा। अक्टूबर 1577 शाहबाज खां को भेजा। पिछली फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं 2016 की। उसके बाद में अप्रैल 1578 में फिर शाहबाज खां को भेजा। और नवंबर 1579 को फिर शाहबाज खां को भेजा। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया, शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा? तो उसमें आपको कौन सा ऑप्शन के लिए करना था? 3 बार उसको भेजा था युद्ध करने के लिए। शाहबाज खां के बीच और प्रताप के बीच एक युद्ध हुआ था, और उसको आप कौन सा करते हैं? कुंभलगढ़ का युद्ध करते हैं। ये कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो आप इसकी तिथि लिखिए, 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? शाहबाज खां के मध्य और प्रताप के मध्य। शाहबाज खां के मध्य और दूसरी तरफ कौन थे? प्रताप। यानी इन दोनों के मध्य ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ। फिर महाराणा प्रताप कहाँ चले गए थे? पहाड़ियों में चले गए। लेकिन इस समय महाराणा प्रताप थे, उसकी नाजुक स्थिति हो गई थी। वो बड़े विचित्र दौर से चल रहा था, उसमें कठिनाइयों के कष्ट आ चुके थे। अभी वो युद्ध करने में सक्षम नहीं रहा था। तो कहा जाता है उसकी मुलाकात 1580 ईस्वी में हुई थी। और किससे हुई थी? 80 के अंतर्गत ताराचंद ओसवाल, ये जाति है भाई। ताराचंद ओसवाल के भाई सेठ भामाशाह से हुई। किससे हुई? भामाशाह से हुई। आपको एक बात पूछ लेगा वो कि ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये जो ओसवाल है, ये जो आपके ताराचंद जी है या भामाशाह, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन संप्रदाय से संबंधित है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, सेठ भामाशाह ने उसको कौन सी रियासत दी? ढालोक रियासत, 12,000 असरफी
वह अन्य खजाना दिया, अन्य खजाना दिया। आपको ये पूछ ले कि उसने कितना खजाना दिया, तो आप ये कह सकते हो कि महाराणा प्रताप की 25,000 की सेना का 12 वर्ष तक खर्चा चल सकता है। महाराणा प्रताप की 25,000 की सेना का 12 वर्ष तक खर्चा चल सकता है। ये रियासत में उसने दी। उस दिन से भामाशाह को इतिहास में क्या कहा जाने लगा? मेवाड़ का करण, उद्धारक, दानवीर, संकट का रक्षक, ये कई नाम इसके साथ इतिहास में जुड़ गए और यानी भामाशाह प्रसिद्ध हो गए। भामाशाह से खुश होकर प्रताप ने राम साहा के स्थान पर भामाशाह को अपना पीएम बनाया, अपना प्रधानमंत्री बनाया, या अपना प्रधानमंत्री उन्होंने क्या किया था? नियुक्त किया था। उसके बाद आपकी स्टेप भी आती है कि इसकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, अच्छी हुई। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। किसको भेजा? अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। कब भेजा भाई? 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा अकबर ने। किसने भेजा भाई? अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, लेकिन प्रताप को पराजित नहीं कर पाया। अब प्रताप ने सोचा कि इस तरीके से तो हम लड़ नहीं पाएंगे, इनको जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उसने 4 प्रसिद्ध चौकी बनाई। किसने? अकबर ने। प्रसिद्ध चौकी किसने बनाई? अकबर ने। किसके लिए? महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेरने के लिए। कौन कौन सी थी वो देखिए। पहली थी दिवेर, जो चौकी कहाँ बनी? राजसमंद। अकबर ने बनवाई है ये चारों चौकी। दूसरे नंबर की चौकी जो आपकी है वो है देवारी। ये चौकी आपकी कहाँ पर है? उदयपुर। तीसरी जो चौकी है वो कौन सी है? देसूरी। और देसूरी चौकी आपकी कहाँ है? पाली। और चौथी जो आपकी है देवल, वो देवल कहाँ है? डूंगरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये 4 चौकियां स्थापित करवाई थी। लेकिन महाराणा प्रताप को हराने के लिए बेताब था कौन? अकबर। अकबर हर समय बेताब था कि मैं इसे कैसे हराऊं, अपना बंदी बनाऊं। तो उसने अपने चाचा को भेजा। अकबर ने अपने चाचा को भेजा, और चाचा का नाम क्या था? सुल्तान खान। सुल्तान खान को भेजा। अब देखिए यहाँ पर सुल्तान खान और उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? सुल्तान खान व प्रताप के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ। पिछली सेकंड ग्रेड का प्रश्न है 2018 का। दिवेर का राजस्थान पुलिस का प्रश्न भी है। दिवेर का युद्ध हुआ, और इस दिवेर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? पहाड़ियों से कोठारी नदी निकलती है। और कोठारी नदी जो है उस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? मेजा बांध। कहाँ बना हुआ है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा, और इसको ग्रीन फोर्ट कहते हैं। इस दिवेर के युद्ध का विजेता कौन बना? विजेता बना था वो विजेता कौन बना? प्रताप बना। हारा कौन इसमें? हार सुल्तान खान की हुई। और इसे उस समय से भारत का क्या कहते हैं? मैराथन कहते हैं। इस युद्ध को राजपूताने का मैराथन कहा जाता है। ये मैराथन की लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो मैराथन की लड़ाई 490 ईसा पूर्व में हुई, और 400 ईसा पूर्व में किस किस के बीच हुई थी? यूनान व फारस के मध्य हुई। फारस के मध्य। इसका विजेता कौन बना था? विजेता यूनान बना था। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनिए। 490 ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ? यूनान और फारस के मध्य युद्ध हुआ। फारस के 2 हिस्से थे, एथेंस और स्पार्टा। तो स्पार्टा उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, सिर्फ एथेंस ने लिया। और एथेंस के सेनापति एपियोक्स थे, और यूनान के सेनापति थे वो हेपिक्टस थे।
तो एम्पियस ने एपिक्स नामक सेनापति जो थे, जो यानी कि यूनान के थे, उसके सामने जो एथेंस था उसने यूनान ने फारस को भी जीत कर लिया, क्योंकि यूनान के दो हिस्से थे, स्पार्टा और एथेंस। इसने इसको जीत लिया था। तो उस दिन से एथेंस की वीरता फैल गई थी, इसलिए ये लड़ाई जो प्रसिद्ध हो गई थी वो हो गई थी। और इस युद्ध के कारण इस मैराथन की तुलना की जाती है किससे? इस महाराणा प्रताप का जो गिवेर का युद्ध था अकबर के साथ, सुल्तान खान के साथ, उस युद्ध के कारण से मेवाड़ का मैराथन का। तो मैराथन का संबंध यूनान की विजेता फारस की पराजय से था, और थर्मोपोली का संबंध यूनान की हार से और फारस की विजय से था। इस तरीके से ये युद्ध हुआ। अकबर ने अपने जीवन काल में अंतिम अभियान जो किया, किसने भाई? अकबर ने। तो अकबर का अंतिम अभियान सन 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछावत को भेजा, और इसमें भी कोई सफलता नहीं हुई। अंतिम अभियान कब था? अकबर का अंतिम अभियान 1584 ईस्वी, जगन्नाथ कछावत को भेजा, कोई सफलता नहीं हुई। 1585 में महाराणा प्रताप ने, तो इसके बाद में महाराणा प्रताप जो थे, जैसे जिस तरीके से वो एक विजेता थे और उनकी इसी विजेता के रूप में मृत्यु हुई, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को सावन में हुई, सावन में हुई। और इनका अंतिम संस्कार किया गया, वो कहाँ किया गया? इनका अंतिम संस्कार केजड़ बांध बनास नदी पर। किस नदी पर है? बनास नदी पर। तो केजड़ बांध के नजदीक बांडोली में किया गया, बांडोली में किया गया। और बांडोली में इसकी क्या बनी है? छतरी बनी हुई है, छतरी बनी है 8 स्तंभ। लेकिन एक बात आपसे पूछा, इसका लगाव चेतक से था, घोड़े से था। तो घोड़े की छतरी हल्दी घाटी में है, और घोड़े का स्मारक बलीचा नामक स्थान पर। तो घोड़े का स्मारक बलीचा नामक स्थान पर, घोड़े की छतरी हल्दी घाटी में, छतरी 8 स्तंभों की है, बेजड़ बांध के नजदीक बनी हुई है। अभी रीट के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो 57 वर्ष थी। ये ऑप्शन था, लेकिन 57 वर्ष से भी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि अगर 9 मई सन 1540 से जोड़ोगे तो ये टाइम जो आपके पास आएगा वो ऊपर आएगा, वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई तो अकबर ने अपने दरबार में कहा गहलोत राणा जीत गए। और इस बात का प्रमाण किस विद्वान ने दिया है? दुर्साहाड़ा ने दिया है। किसने दिया है? दुर्साहाड़ा ने दिया है। दुर्साहाड़ा ने ये कहा है कि जब यानी इसकी मृत्यु हुई तो गहलोत राणा जीत गए कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पुस्तक वेली किशन रुक्मणी इनकी संज्ञा क्या दी है? पाथल। पाथल का अर्थ क्या होता है? महान योद्धा से किया, और स्वयं को पित्थल साहित्यकार बताया। पित्थल कौन है यहाँ पर? पृथ्वीराज राठौड़ थे। और पृथ्वीराज राठौड़ ने अपने आप की तुलना किससे की है? साहित्य से की है। महाराणा प्रताप के दरबार में कुछ साहित्यकार रहा करते थे और उन्होंने अच्छी पुस्तकें लिखी थी। पिछले साल की जो परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न आया था, मुझे ये ध्यान नहीं किस परीक्षा में था, देखिए आप, मिस्र चक्र पाणी कौन सा था? मिस्र चक्र पाणी। उसने एक पुस्तक लिखी मुहूर्त माला, जो ज्योतिष से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ज्योतिष से संबंधित थी। दूसरी पुस्तक थी विश्व वल्लभ, उद्यान विज्ञान से संबंधित थी। उद्यान विज्ञान से संबंधित थी। और तीसरी पुस्तक इन्होंने लिखी थी राज्याभिषेक।
राज्याभिषेक, और चौथी पुस्तक लिखी थी व्यवहार आदर्श। व्यवहार आदर्श, ये 4 पुस्तकें किसने लिखी थी? मिश्र चक्रपाणी ने लिखी। इसके अलावा हेमरतन कवि थे, पूछ लिया गया भाई, हेमरतन कवि ने बादल गोरा व पद्मनी चौपाई का लेखन किया। किसका लेखन किया? पद्मनी चौपाई का। ये जो लेखन किया था कब? 1589 ईस्वी में बादल गोरा पुस्तक पूछ ली गई है। तो ये सारी चीजें जो है वो यानी कि महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक जीवन चरित्र से जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और कंप्लीट हिस्ट्री इसकी है। एक प्रश्न बीच में रह गया था कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पर एक बावड़ी पूछता है, तो उस पर यह प्रश्न याद रखना, महादेव बावड़ी। ये भी कई बार आ जाता है कि महाराणा प्रताप का जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? महादेव बावड़ी पर हुआ। तो सभी मेरे जुड़े हुए अजीज मित्र, मेरे बच्चे जितने भी हैं, उन सभी को मैं मेरे चैनल की ओर से, आपको संस्थान की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साइंस के जितने भी वीडियो हैं वो आप हरिराम जी के पढ़ सकते हो, जीके के पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल के राजेश जी के पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के राजेंद्र जी के, सब वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें उनको और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अध्ययन जो है उसको व्यवस्थित करें। अब हम फिर मिलते हैं कल एक नए अंदाज के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक हम आपसे विदा चाहते हैं और आपकी सभी की सकुशलता की प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।